जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्लानिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके तहत ये दूसरा लेक्चर है हमारा। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान देखे थे। वीडियो किसी टेक्निकल कारण की वजह से बीच में ही रुक गया था, तो फिर से हम तीसरे इकोनॉमिक प्लान यानी कि तीसरे 5 ईयर प्लान को हम शुरू करते हैं। जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था यानी थर्ड 5 ईयर प्लान था, वो 1961 से लेके 1966 के बीच था। ठीक है, इसको ड्राफ्ट किया था किसने? तो अशोक मल्होत्रा और इनके साथ एक सहयोगी और भी थे, वो थे एलन एस मैग्नी। ठीक है, तो ये दो लोग मिल करके और ड्राफ्ट किए थे तीसरे पंचवर्षीय योजना को। अगर किसी एक का भी नाम दे तो उसको हम क्लिक करेंगे, अगर दोनों का दे तो दोनों सही होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या था? क्योंकि हर एक पंचवर्षीय योजना का अपना उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य क्या था? हमने देखा कि पहले पंचवर्षीय योजना में हम कृषि को लक्ष्य रखे थे और कृषि के लक्ष्य को 2.1% रखे थे, हमने 3.6% तक अचीव किया। ठीक है, और दूसरे में हमने हैवी इंडस्ट्री को टारगेट किया, 4% उसका लक्ष्य रखा और 4.1% हमने अचीव किया। तो दोनों योजनाएं हमारी सक्सेस रही थी। हम लोग एनर्जी से काफ़ी बूस्ट थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो हम डिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं वो इन दोनों को अगर एक साथ मिला करके काम करें तो हम अपने इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बना सकेंगे। तो अपने इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने क्या किया कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को मिला करके काम करने का प्रयास शुरू किया। ठीक है, जिसके तहत तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रखा गया कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का विकास करना है। क्यों? ताकि हमारा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का जो अचीव करना हमें गोल वो प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो ये रखा गया ऑब्जेक्टिव। लेकिन देखिए हुआ क्या कि आप सभी को पता है 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ और 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ। इसके साथ साथ ही 1963 से यानी 1963 से लेकर के 1969 तक भारत में अकाल और सूखा जैसी स्थिति यानी फेमाइन की स्थिति बनी रही। फेमाइन और ड्रॉट लगातार होता रहा, जिसकी वजह से ये तीन जो फैक्टर हैं, इन तीनों ने हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो तीसरा 5 ईयर प्लान का लक्ष्य रखा गया था उसको सफल बनाने से रोकने का काम किया। कैसे? क्योंकि जो पैसा हमें लगाना था इसके और इसके डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा हम चीन से अपनी सुरक्षा पर खर्च कर दिए। उससे उभरे तो भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, वहाँ हम अपने आप को सेफ्टी के तौर पे उस पैसे को लगा दिए और उससे जो थोड़ा बहुत पैसा बचा भी तो लगातार सूखा की वजह से फसल अच्छी नहीं हो पाई, हमारा इकोनॉमी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। ठीक है, और अर्थव्यवस्था खराब होने लगी, तो उसको बचाने के लिए वो पैसा कुछ जो बाकी था वो लगा दिया गया, जिस वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो हम लक्ष्य रखे वो लक्ष्य हम पार नहीं कर सके और यह योजना इस तरीके से असफल हो गई। ठीक, असफल के कारण क्या थे? भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और लगातार जो फेमाइन और ड्रॉट यानी सूखा और अकाल पड़ता जा रहा था 63 से लेकर के 69 तक, ये तीन मेजर फैक्टर्स थे। अब हमने आपको एक बात बताया था कि एनुअल प्लान में हमने आपको क्या बताया था कि जब हम कोई 5 ईयर प्लान का लक्ष्य रखते हैं और वो अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो एक एक वर्ष का योजना ला करके और उसे हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, उसे ही हम एनुअल प्लान के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि हमने देखा कि 1961 से 66 के बीच जो लक्ष्य रखा गया था वो तो हम पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए 66 से 67, 67 से 68 यानी ऐसे रखा गया, एक एक वर्ष का योजना लाया गया। ठीक, जैसे पहली वार्षिक योजना थी 1966 से 67। ठीक है, दूसरी थी 1967 से 68 और तीसरा था 1968 से 69। इस तरीके से 3 एनुअल प्लान लेकर के हम आए, 3 एक एक वर्ष की योजनाएं लेकर के हम आए और उसके दौरान हमने क्या प्रयास किया? प्रयास ये किया कि जो हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य रखे हैं उस चीज़ को अचीव करें। ठीक, और इसी कंप्लीट 3 साल यानी 66 से लेके 69 तक के टाइम को हम प्लान हॉलिडे के नाम से जानते हैं। तो अगर हमसे एक प्रश्न पूछा जाए कि
पहला प्लान हॉलिडे कब से कब तक था? तो पहला प्लान हॉलिडे 1966 यानी 1966 से लेकर के और 1969 तक था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्लान हॉलिडे भी आपको समझ में आया होगा और एनुअल प्लान भी समझ में आया होगा। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि इन समस्याओं की वजह से धीरे धीरे इकोनॉमी कमज़ोर होती गई। अब इकोनॉमी कमज़ोर होती गई तो अपने आप को फिर से रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो सबसे बड़ी मेजर समस्याएं थी, जो मेजर प्रॉब्लम्स थे, इससे निकलने के लिए गवर्नमेंट ने अपने पैसे को या अपने मनी को या फिर अपने मुद्रा को, तीनों में से जो कहना चाहें वो कह सकते हैं, उसने डिवेल्युएट किया। डिवेल्युएट क्यों किया? क्योंकि हम अपने यहाँ एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके, अर्थात निर्यात को बढ़ावा दे सके। ठीक है, क्योंकि जब हम अपने मुद्रा का मूल्य घटाएंगे तो लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे। हम क्यों? क्योंकि हमारे मुद्रा का मूल्य घटा तो बाहर वाले लोग उसे आसानी से खरीद सकेंगे। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अपने मुद्रा को क्या किया? डिवेल्युएट किया, यानी अवमूल्यन किया। ठीक है, डिवेल्युएट का हिंदी होगा अवमूल्यन। ठीक, तो गवर्नमेंट ने अपने मुद्रा को पहली बार डिवेल्युएट कब किया? तो 1966 के बाद। एक बात और भी यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक तो ये तरीका अपनाया गया अपने आप को रिवाइव करने के लिए, दूसरा तरीका क्या किया गया? कृषि तो हमारा लगातार अकाल और सूखा की वजह से चौपट हो चुका था, तो गवर्नमेंट ने एक और तरीका अपनाया। क्या किया कि जो प्लान हॉलिडे था हमारा 1966 से लेकर के 1969 तक का, उसके दौरान गवर्नमेंट ने एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट किया, अर्थात जो दुग्ध उत्पादन हुआ, इस तरीके के चीज़ों को गवर्नमेंट ने ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक, इसके साथ साथ एक और काम किया कि कृषि के एलाइड सेक्टर में, जैसे कि जो आप देखे होंगे कि किसान एक तरफ से खेती करता है, दूसरी तरफ से मुर्गी पाल रखता है, बकरी पाल रखता है, गाय पाल रखता है, तो इस तरह के चीज़ों के लिए क्या किया कि उन्होंने पोल्ट्री को, यानी कि जो कुक्कुट पालन बोलते हैं या फिर मुर्गी पालन बोलते हैं, उसको बढ़ावा दिया और हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया, ताकि हम अपने आप को इस समस्या से रिवाइव करके और फिर से जो थर्ड 5 ईयर का जो टारगेटेड लक्ष्य था उसे हम अचीव कर सके। तो इस तरीके से हमने अपने तीसरे पंचवर्षीय योजना जो कि असफल हो चुकी थी, उसको 66 से 69 के दौरान रिकवर किया। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले चौथे पंचवर्षीय योजना की तरफ। देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय था 1969 से लेकर 74 तक। ठीक है, इसको ड्राफ्ट किसने किया था? सुखमोई चक्रवर्ती ने। और सुखमोई चक्रवर्ती से संबंधित एक प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वित्तीय घाटा का आकलन किया। सर्वप्रथम वित्तीय घाटा का आकलन करने वाले, यानी फिनेंशियल डिफिसिट का आकलन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति सुखमोई चक्रवर्ती रहे, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना को ड्राफ्ट भी किए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव यह था कि एक ऐसा डेवलपमेंट हो जिसमें स्टेबिलिटी हो, यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता भी है तो उस स्थिति में हमारे डेवलपमेंट पे उसका व्यापक असर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे थे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत पाकिस्तान, भारत चीन युद्ध के साथ साथ सूखा की वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ चुका था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया कि इस बार ऑब्जेक्टिव रखा गया कि स्थिरता के साथ विकास करना है, जिसमें कि सबकी आत्मनिर्भरता, यानी कि सेल्फ रिलायंस की बात कही गई। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से और भी बनता है, क्योंकि गरीबी हटाओ से 3-4 योजनाएं जुड़ी हुई हैं, 3-4 पंचवर्षीय योजनाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें गरीबी हटाओ के बारे में बात कहा गया है। जिसमें सबसे पहले गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में किसने दिया? पीएन हस्कर ने दिया। तो गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में किसने दिया? पीएन हस्कर ने दिया। ठीक है, और इसके साथ साथ उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आगे बढ़ते हैं। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को नेशनलाइज किया, यानी राष्ट्रीयकरण इनका किया गया। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। ये प्रश्न आया हुआ है कि
1969 में कितने बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था? आंसर होगा 14 बैंक। एग्जैक्ट डेट होगा 19 जुलाई 1969। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी दिन यानी 19 जुलाई 1969 को ही रूस के साथ मिल करके, ठीक है, जिसको हम यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं, रूस के साथ मिल करके भारत ने पहली बार स्पेस मिशन, ठीक है, के तहत राकेश शर्मा के निगरानी कहें, नेतृत्व कहें, ठीक है, यानी कि राकेश शर्मा के नेतृत्व में अंतरिक्ष में भेजा। किसको? स्पेस मिशन को। देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि किसी भी स्पेस मिशन को आप भेजते हैं स्पेस में तो उसके लिए एक स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत होती है, और इसमें जो स्पेस क्राफ्ट यूज हुआ था उसका नाम था सोयूथ 7। तो आप इससे भी ध्यान में रखेंगे कि किस स्पेस क्राफ्ट के सहयोग से, तो सोयूथ 7 स्पेस क्राफ्ट का उपयोग करके राकेश शर्मा के नेतृत्व में पहली बार भारत ने स्पेस मिशन को भेजा। किसके साथ, किस देश के साथ पैचअप करके? तो रसिया के साथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप। तो आपने देखा कि इसका टारगेटेड ग्रोथ रेट कितना फिक्स था? 5.7, और हमने कितना पाया? तो पाया 3.3। और इस तरीके से क्या हुआ कि ये योजना जो रही वो असफल रही। ठीक, आखिर इसके पीछे कोई कारण था क्या? तो ध्यान देंगे आप कि चूंकि हम अभी हाल ही फिलहाल में तीसरे पंचवर्षीय योजना में अपने आप को अकाल की वजह से, चाइना युद्ध की वजह से और पाकिस्तान के युद्ध की वजह से हमारी इकोनॉमी डगमगा गई थी, और इस वजह से हमने एनुअल प्लान तो लाया, वार्षिक प्लान तो लाया, लेकिन हम अपने आप को उतने अच्छे ढंग से रिकवर नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था हम उसको अचीव नहीं कर पाए, और चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल रही। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना भी असफल रही और चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल रही। पहली सफल थी और दूसरी भी सफल थी। बढ़ते हम अपने 5वें पंचवर्षीय योजना की तरफ। ध्यान देंगे आपकी हर 5 साल का प्लान था, तो अब क्या होगा? 1974 से लेके 1979 यानी 1974 से 1979 तक हमारा 5वां पंचवर्षीय यानी 5th 5 ईयर प्लान होगा। ठीक, इसको ड्राफ्ट किसने किया था? तो इसे ड्राफ्ट किया था डीपी धर ने। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे कि किसने ड्राफ्ट किया था? डीपी धर। ड्राफ्ट किसने किया था ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं अक्सर। इसका उद्देश्य क्या था? तो आपने देखा कि पहले पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर था, दूसरे में क्या था? एग्रीकल्चर को छोड़ दिया गया, इंडस्ट्री को रखा गया, हैवी इंडस्ट्री को। तीसरे में क्या किया गया? दोनों का समावेशी विकास करने की बात कही गई। चौथे में क्या कहा गया? कि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस की बात कही गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना में हमें लगा कि नहीं, हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ साथ माइनिंग पर भी काम करना होगा, क्योंकि माइनिंग हमें इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन बनेगा। कैसे? क्योंकि माइनिंग से हमें ऊर्जा मिलेगी और वही ऊर्जा यूज़ करके हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकेंगे, और जब इसके साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी डेवलप होगी, और टेक्नोलॉजी जब डेवलप होगी तो हमारा एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा। तो इन तीनों को एक साथ एक वे में ले चलने का काम किया गया। किस योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्लियर है? अब एक बात ध्यान देंगे कि इसमें क्या क्या अचीवमेंट था, क्योंकि हर पंचवर्षीय योजना की कुछ ना कुछ अपनी अचीवमेंट थी। जैसे इसमें ये अचीवमेंट था 2। ठीक, तो इसका अचीवमेंट क्या था कि भारत ऐसा राष्ट्र बना जिसने विश्व में, ध्यान देंगे बात को, कि भारत ऐसा राष्ट्र बना जो विश्व में पहली बार सबको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया। यानी पूरे विश्व में अगर सबसे पहली बार फैमिली प्लानिंग की बात किसी ने कही तो वो अपना देश भारत था। कब कहा? 1974 में। ठीक है, और इस फैमिली प्लानिंग के तहत बताया गया कि किस तरीके से हम अपना पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं आपको पॉलिटी में बताऊंगा कि आखिर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात इतनी जल्दी क्यों कहनी पड़ी। थोड़ा सा उसका मैं आपको क्लू दे देता हूँ कि हमें पता था कि जो हमारा रूल करने का तरीका था कि जिस क्षेत्र में जितना ज़्यादा वोट उतने ज़्यादा वहाँ के प्रतिनिधि और उतने ज़्यादा वहाँ से लोग चुन करके संसद तक भेजे जाएंगे। इसी होड़ में सभी जगह पे सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ाने के लिए
वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने प्रमोट किया, लोगों को उकसाया कि नहीं आप जितना ज़्यादा हो सके अपने क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ाएं। और इसी चक्कर में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसको उस समय की तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, इस समय भी इंदिरा गांधी ही थी, उन्होंने इस चीज़ को जब देखा तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो देश में कितना भी इकोनॉमिक प्लान लाया जाए, कितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात सोची जाए, रिसोर्सेज लिमिट हैं, तो पहले हमको रोकना होगा फैमिली, जो पॉपुलेशन का रेट है बहुत तेज, उसको कंट्रोल करना होगा। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, फैमिली प्लानिंग को लेकर के आया और उन्होंने पूरे विश्व में पहली बार फैमिली प्लानिंग के तहत पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है इसकी बात उन्होंने बताई। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है, रोलिंग प्लान। हमने रोलिंग प्लान कुछ देर पहले आपको समझाया था कि रोलिंग प्लान क्या होता है कि कोई योजना चल रही होती है, जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है 1974 से लेकर 79 तक, इसका टाइम इंटरवल है। लेकिन अगर हम इस योजना को बीच में रोक करके और कोई नई योजना चलाएं तो उसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हमें इस पंचवर्षीय योजना को बीच में रोक करके और नया योजना लाना पड़ा? तो ध्यान देंगे कि जैसे ही पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कही गई, देश में एक अफवाह फैलाया गया कि उनके बेटे जो इंदिरा गांधी के थे, संजय गांधी के द्वारा देश में जो एक खास वर्ग जैसे कि मुस्लिम हैं, ठीक, उनको पकड़ पकड़ के और नसबंदी कराई जा रही है, यानी ज़बरदस्ती नसबंदी की बात पूरे देश में अफवाह के तौर पे फैला दी गई। अब जब ये बात फैला दी गई तो लोगों में इंदिरा गांधी के प्रति आक्रोश पैदा होने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज़ को देख रहा था अपने धर्म से, ठीक। तो इस तरीके से देश में एक अलग तरीके का माहौल पैदा हुआ और लोगों में इंदिरा गांधी के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ। और इसी आक्रोश को उस समय की विपक्ष की जो पार्टी थी उसने भुना लिया और सभी लोग मिल करके कांग्रेस के खिलाफ लड़े, ठीक। उस समय जनसंघ के नाम से भी एक पार्टी हुआ करता था, ठीक। और उस तो हुआ क्या कि लोकल पार्टी जितनी भी थी उन सभी ने, जैसे जनता पार्टी था, जनसंघ था, इन सभी ने मिल करके और कांग्रेस के खिलाफ लड़ा और एकजुट होकर के सबने मिल करके अपनी सरकार बनाई। अर्थात इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो इस समय गिर गई। कब? 1978 के टाइम में। अब जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है 1978 में, तो उस समय ये जो सभी पार्टियां मिली हुई थी, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को नियुक्त किया, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि मोरारजी देसाई काफ़ी उम्रदराज थे और उम्रदराज होने की वजह से वो काम कर नहीं पाते थे, अक्सर बीमार ही रहते थे। तो चौधरी चरण सिंह को उनकी जगह पर नया प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त किया गया। इस चीज़ को चूँकि सभी लोगों के मिलने से सरकार बनी थी, तो इस चीज़ को उस समय कि जो पार्टीज थे, जैसे उस समय जो जनसंघ था जिसके सहयोग से, जिसके गठबंधन से ये सरकार बनी थी, उसने अपना समर्थन क्या किया, वापस ले लिया। और समर्थन वापस लेने की वजह से ही सरकार मात्र 2 सालों तक चली और 1980 में सरकार गिर गई, ठीक। 1980 में सरकार गिर गई और पुनः चुनाव हुआ तो पुनः से कांग्रेस की सरकार आई। इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1978 में आई। ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी पूछता है कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, 1978। हम उस समय के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तो आपका जवाब होगा मोरारजी देसाई, ठीक। और मोरारजी देसाई किस पार्टी से थे? जनता पार्टी से थे। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे कि ये एक सिनेरियो बनाया गया और फिर 1980 में फिर से कांग्रेस वापस आ जाती है। तो 2 साल, चूंकि इन्होंने कांग्रेस के प्लान को तो रोक दिया था 78 में ही, तो 1978 से लेकर के और 1980 तक जो जनसंघ और जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार रहती है, उसने जो करंट प्लान चल रहा था उस समय का 5 ईयर, उसे रोक करके अपना एक नया प्लान लाया जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना गया। और रोलिंग प्लान का अवधि रहा 2 साल तक का मात्र। ये तो लाए थे 5वीं एक पंचवर्षीय योजना ही, लेकिन 2 साल तक सरकार रही, उसके बाद सरकार गई, प्लान गया, ठीक। इन्होंने 2 साल के दौरान कुछ काम किए और देखिए वो
उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे क्या किया उन्होंने, तो पहला कि नेशनल अथॉरिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश किया, ठीक। दूसरा क्या किया कि स्टेट एजुकेशन बोर्ड, जो आप देखते हैं ना जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड अलग अलग, तो इस चीज़ को उन्होंने स्थापित किया, स्टेट बोर्ड एजुकेशन को। इसके साथ साथ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की भी स्थापना की गई। और क्या किया गया, स्टेट रोडवेज, जैसे आप देखते हैं अलग अलग राज्य का बस परिवहन चलता है, तो इस तरह से उन्होंने स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बोर्ड की भी स्थापना की। तो इन 2 सालों के दौरान ये उनके मेजर काम रहे, ठीक। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि 1980 के बाद सरकार गिर गई, तो अब अगला जो 5 ईयर प्लान होगा वो कौन सा होगा, तो अगला 5 ईयर प्लान होगा 6th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम इंटरवल क्या होगा 1980 से 85, ठीक है। तो हम देखते हैं छठा 5 ईयर प्लान। इसे ड्राफ्ट किया गया किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ध्यान देंगे कि अब तक कोई ना कोई व्यक्ति ड्राफ्ट करता था हर एक पंचवर्षीय योजना को। 1980 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन के आई, तो उन्होंने क्या किया कि प्लानिंग कमीशन कर दिया, ठीक है, कि अब जो होगा वो ये जो पंचवर्षीय योजना बनाएगा वो कौन बनाएगा, प्लानिंग कमीशन बनाएगा। और किसके नेतृत्व में बनाएगा, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। चूंकि यहाँ इंदिरा गांधी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उस समय वही तत्कालिक प्रधानमंत्री थी, ठीक, उस समय की प्रधानमंत्री वही थी। तो कहने का ये मतलब था कि 6वीं पंचवर्षीय योजना से क्या तय हुआ कि अब जो पंचवर्षीय योजना ड्राफ्ट किया जाएगा वो प्लानिंग कमीशन करेगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ठीक है। और उसी समय से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजना क्या होने लगा, ड्राफ्ट होने लगा, किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन के तहत। क्लियर है। अब एक बात आप यहां से और भी आगे ध्यान देंगे, ऑब्जेक्टिव क्या रखेगा इसके। इससे पहले एक छोटा सा बात मैं भूल गया था बताना आपको कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी 5th 5 ईयर प्लान, उसका टारगेटेड ग्रोथ रेट रखा गया था 4.4% और अचीव्ड ग्रोथ रेट जो मिला था वो था 4.8%। तो इतने उथल पुथल के बाद भी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो क्या थी, सफल थी, यानी सक्सेस था, ठीक है। तो पहला पंचवर्षीय योजना सक्सेस था, दूसरा सक्सेस था, तीसरा फेल था, चौथा फेल था, लेकिन 5वां क्या था, सक्सेस था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6ठे पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक। इसमें ध्यान देंगे आप कि ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को जड़ से खत्म करना। इरेडिकेशन मीन्स होता ही है जड़ से उखाड़ फेंकना, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया। चौथे में क्या किया गया था, चौथे में नारा दिया गया था क्या कि पीएन हंसकर ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ का। लेकिन 6ठी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया कि ऑब्जेक्टिव के तहत ये रखा गया कि गरीबी को जड़ से खत्म करना है। दूसरा क्या था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू अचीव सेल्फ रिलायंस, ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का प्रयोग किया जाए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या रखा गया, टू एलिमिनेट रीजनल इनइक्वालिटी। अब रीजनल इनइक्वालिटी का मतलब, जैसे आपको पता है कि भारतीय समाज में छुआछूत जो है या फिर जातीय भेदभाव जो है वो बहुत काफ़ी है। तो इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए, अर्थात सभी एक दूसरे के साथ कोई छुआछूत नहीं करेंगे, कोई इनइक्वालिटीज़ नहीं होंगी, कोई असमानता नहीं होगी, धार्मिक असमानता, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, यानी कि इस चीज़ को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया, अर्थात एलिमिनेट रीजनल इनइक्वालिटी, ठीक है। अब देखिए हासिल क्या क्या हुआ, अचीवमेंट क्या क्या मिले हमको। तो हमने देखा था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है इससे पहले ही, टोटल 14 बैंक राष्ट्रीयकृत एक ही साथ हो चुके हैं। अब क्या होगा कि 15 अप्रैल 1980 को, कब, 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों को नेशनलाइज किया जाएगा, अर्थात राष्ट्रीयकृत किया गया, ठीक है। इसके बाद 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे
क्या किया गया? नाबार्ड की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? नाबार्ड की। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। एक बात यहाँ से और भी आप सीखेंगे कि नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ देता है, और नाबार्ड के फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है कि नाबार्ड को क्यों बनाने की मांग की गई, क्यों रिकमेंडेशन किया गया शिवरामन कमेटी द्वारा। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि नाबार्ड किसके रिकमेंडेशन पे बना? तो शिवरामन कमेटी। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास जो है, ग्रामीण विकास या फिर जो कृषि एग्रीकल्चर का विकास है उसके सपोर्ट के लिए एक बैंक की स्थापना करने की बात किसने कही? शिवरामन कमेटी ने कही। 12 जुलाई 1982 को ये चीज़ क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ेंगे और इसी में एक फैक्ट और देखते हैं जो मैंने यहाँ नोट करके लिखा है कि 1983 में IGMDP, ध्यान देंगे 1983 में IGMDP, जिसका फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, ठीक है, अब्दुल कलाम से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, माननीय अब्दुल कलाम। ये कौन थे? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। हमारे देश को मिसाइल देने वाले मिसाइल मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और कुछ इनकी पुस्तकें भी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो जो अब्दुल कलाम थे उनके नेतृत्व में किसको विकसित किया गया? IGMDP को, और इसी के तहत क्या हुआ? कुल 5 मिसाइल बनाए गए। इस मिसाइल को याद करने का तरीका देखिए क्या है कि आप इसे पटना के नाम से याद रखिए। P फॉर पृथ्वी, 5 जो है वो कौन कौन से हैं? P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग और A फॉर आकाश। यानी कि ये 5 मिसाइल जो हैं इनको याद करने का आपको एक बेहतर तरीका, पटना याद रखें, वहाँ से आपको पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश याद रहेगा। कब किया गया? 1983 में। किसके तहत? IGMDP के तहत। किसके नेतृत्व में? अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। तो इस तरीके से इस चीज़ को आप लिंक करके 6वीं पंचवर्षीय योजना को याद रख सकते हैं। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि 6वीं पंचवर्षीय योजना का जो टारगेटेड ग्रोथ रेट निर्धारित किया गया था वो 5.2%, और अचीव्ड ग्रोथ रेट कितना था? AGR जिसको हम बोल सकते हैं वो था 5.7%। तो इस तरीके से ये भी कैसा रहा? सक्सेस, यानी कि पहला सक्सेस, दूसरा सक्सेस, पांचवा सक्सेस और छठा सक्सेस, यानी कि 4 अभी तक की पंचवर्षीय योजनाएं सफल रही हैं। कौन कौन फेल है? तो तीसरा फेल है और चौथा फेल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें 6ठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल टाइम पीरियड क्या था? 1985 से लेकर 1990, यानी 1985 से लेकर कब तक? 1990 तक। इसको ड्राफ्ट किसने किया? तो आपको मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले बताया है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना से ही इंदिरा गांधी ने एक नियम बनाया कि अब जो ड्राफ्ट करने का काम करेगा वो प्लानिंग कमीशन करेगा। किसके निगरानी में या फिर किसके अंडर में? तो जो उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री रहेंगे उनके निर्देश में। ठीक, तो उस समय कौन थे? 1985 से 90 के दौरान उस समय थे राजीव गांधी। इनसे पहले कौन थी? इंदिरा गांधी। अब देखिए इंदिरा गांधी थी, तो आखिर हुआ क्या है इसके बाद? तो एक कहानी है इसके पीछे छोटा सा। ठीक है, कि 1984 में इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने स्वर्ण मंदिर अमृतसर जो है उस पर एक ऑपरेशन चालू किया। क्या? ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुआ क्या था कि आर्मी के द्वारा उन्होंने, उस समय का एक आतंकवादी था भिंद्रेवाला, ठीक, उससे वो स्वर्ण मंदिर पे उन लोगों का कब्जा था और वो उसे मुक्त कराना चाहते थे। हुआ क्या कि उनको मुक्त कराने के चक्कर में उन्होंने वहाँ पर आर्मी से ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया और मंदिर, और वहीं पे दनादन गोलियां चलवा दिया उन्होंने। इस दौरान वो आतंकवादी तो मारा गया, लेकिन इस दौरान इस मुद्दे को एक धार्मिक रंग दे दिया गया। और चूंकि वो मंदिर सिख कम्युनिटी से रिलेटेड है
तो इसको सिखों के धर्म से जोड़ा गया और धीरे धीरे देश में सिखों को उनके खिलाफ भड़काया जाने लगा। इस दौरान हुआ क्या कि इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड उस समय एक सिख ही था और उसी को भड़का करके उनके बॉडीगार्ड से ही उनकी हत्या करा दी गई। हत्या कराने के बाद सरकार तो चलानी थी, तो उनके बाद उनके सुपुत्र राजीव गांधी को आमंत्रित किया गया प्रधानमंत्री के लिए। उस समय डायरेक्ट उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, फिर 6 महीने के अंदर चुनाव करा के और उन्हें उनका शपथ दिलाया गया। ठीक, तो इस तरीके से इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। एक बात और भी यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सॉरी, कि 1984 में जब इंदिरा गांधी को गोली लगी तो लोगों का उस समय ऐसा मानना था कि अगर बैरियर पे उनका एम्बुलेंस नहीं रुका होता, जैसे आप देखे होंगे रेल फाटक या फिर जो टोल प्लाजा है, वैसे बैरियर पे अगर उनका एम्बुलेंस नहीं रुका होता तो शायद उन्हें हॉस्पिटल समय रहते ले जाया जा सकता था और उन्हें बचाया जा सकता था। इसी बात को ध्यान में लाते हुए अमल किया गया और एक कानून बनाया गया कि आगे से कभी भी किसी भी एम्बुलेंस को किसी भी जगह पे किसी भी तरह का बैरियर हो वहाँ नहीं रोका जाएगा, और ये कानून उनके मृत्यु के बाद पारित हुआ। ठीक, तो तब से अब तक कहीं भी किसी एम्बुलेंस को रोका नहीं जाता है। अब प्रधानमंत्री हो गए कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए तो उससे पहले उनका बहुत ज़्यादा समय इटली में बीता था। ठीक है, और इटली एक ऐसा देश है जहाँ की चारों तरफ से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ और वहाँ का लगभग ट्रांसपोर्ट जो है वो वाटर पे डिपेंडेंट है। उन्होंने भारत में आया और नेशनल अब देखिए हाईवेज तो पहले भी थे, लेकिन जो स्टेट अथॉरिटी था, जैसे मैंने आपको बताया कि 5वीं पंचवर्षीय 1974 से लेकर 1979 के दौरान जो 1978 से 1980 का रोलिंग पीरियड है उसमें तो स्टेट हाईवे की बात कही गई, लेकिन राजीव गांधी जब है तो उन्होंने NHAI यानी कि स्टेट मार्ग से क्या किया, उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की 1985-86 में NHAI की स्थापना की। साथ ही साथ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी स्थापना उन्होंने करी। इसके साथ साथ उन्होंने जितने भी सरकारी दफ्तर या कार्यालय थे उनको कंप्यूटराइज करने की बात कही। इससे पहले जो दस्तावेज थे वो वैसे ही रखे जाते थे, लेकिन उन्होंने ऑफिसों को डिजिटल करने की बात कही। एक बात और भी ध्यान देंगे कि एक अचीवमेंट और भी था उस समय का कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। ये प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाई गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई 1986 में, और इसी शिक्षा नीति के आधार पर 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर बल दिया गया। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर बल दिया गया 1988 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया 1986। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव थे 7th 5 ईयर प्लान के? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक ऐसा स्थापत्य विकसित करना जिसमें कि सबकी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हो, यानी कि अपने लिए आपके पास आपका अपना प्रचुर धन पर्याप्त हो। इसके साथ साथ क्या किया गया, अब चूंकि सबकी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी होनी चाहिए, ऐसा बात कहा गया, तो उसके लिए हमको चाहिए रोजगार। हमारे पास कोई काम होगा तब तो हम वैसा कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या किया गया कि टू जनरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। जाहिर सी बात है कि जब सबके पास अपनी इकोनॉमी होगी तो पॉवर्टी खत्म होगी। ठीक, तो दूसरा क्या कहा गया कि पॉवर्टी को इरेडिकेट यानी जड़ से खत्म करने के लिए, इसके पहले आप ध्यान देंगे कि एक बार गरीबी हटाओ का नारा पीएन हस्कर ने दिया चौथी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने जड़ से गरीबी को खत्म करने का ऑब्जेक्टिव दिया। ठीक है, लक्ष्य रखा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी के द्वारा भी ये बात कही जाती है कि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी को जड़ से खत्म करना है। किसके माध्यम से? तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे
कि जनरेट करेंगे अपॉर्चुनिटी, यानी कि किस तरह का अवसर उपलब्ध कराएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट का, यानी रोजगार ला करके और हम गरीबी को जड़ से खत्म करेंगे। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक चीज़ पे और भी बल दी, चूंकि ये अचीवमेंट में मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने NHI इनलैंड वाटरवेज और की बात कही, तो उन्होंने एक चीज़ और यहाँ कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है भारत को। किस किस क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, रोडवेज के क्षेत्र में और वाटरवेज के क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी देश अगर विकास करना चाहता है, अपने डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहता है, तो सबसे पहले उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ढंग का होना चाहिए। और इस चीज़ पर बल दिया किसने, राजीव गांधी ने। ठीक है, तो एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि इस पंचवर्षीय योजना का जो टारगेटेड ग्रोथ रेट रखा गया था वो 5% रखा गया था, और हमने उसे प्राप्त किया 6% तक, यानी कि ये भी योजना हमारी कैसी रही, सक्सेस रही। यानी कि पहला सक्सेस था, दूसरा सक्सेस था, तीसरा चौथा फेल्योर था, पांचवा सक्सेस था, छठा भी सक्सेस था और सातवां भी सक्सेस था। तो ये 5 वर्षीय योजनाएं हमने देखा। ठीक है, यानी कि 7th 5 ईयर प्लान तक हम देख चुके। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है आपको, इस बात को आप जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका सुझाव हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ जो हम प्रश्न आपसे पूछते हैं उसे आप गूगल करें, किसी भी माध्यम से ढूंढें, लेकिन उस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में जरूर दें। 10 लोग देखें, 10 ही लोग कमेंट दें, लेकिन सबके कमेंट आने चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आगे वाले वीडियो से, इस वीडियो से आप जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके जवाब आप देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।